हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विमलेश, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 7 मैथ्स का एक नया चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम लोग आज करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करेंगे और आप लोग भी अपने आप से भी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, अगर इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देख लिया और समझ लिया। ठीक है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर ये चैप्टर जो मैं ये आई थिंक 25 या 30 मिनट्स की होने वाली है ये वीडियो, और इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्लास 7 का चैप्टर है ये। तो सबसे पहले इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं और इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसकी हेल्प से? मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। ये सारे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो इसकी हेल्प से जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट जुड़े होते हैं तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस is the association of constant and variables. An algebraic expression is the association of constant, जिन चीजों को मैं मार्क कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। An algebraic expression is the association of constant and variables with the help of mathematical operations like पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशंस को क्या बोला जाता है? ऐसे एक्सप्रेशंस को बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। क्या है? 2x + 5, है ना। और क्या है? 5y - 2x + 10। ऐसे हम ढेर सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, है ना। 3y + 9, या और क्या कर सकते हैं? 5xy + 3yz + 2xz, है ना। ये भी क्या है? ये भी एक एक्सप्रेशंस है। और इसमें देखिए आप लोग, ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनको बोला जाता है कांस्टेंट, और जो ये लेटर्स दिख रहे हैं आपको ये होते हैं वेरिएबल्स, है ना। और यहाँ पर ये जो है सिंबल्स, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या होती है आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस डेफिनेशन में जो चीजें यूज हुई हैं, अब देखिए, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ये सब होते क्या है, इनके क्या मायने, क्या मतलब है, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक्सप्रेशन में लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेटर्स के थ्रू, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो, एम एन, है ना। जो लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं वेरिएबल्स। ओके, और ये वेरिएबल्स होते क्या है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये वेरिएबल्स एक्सप्रेशन की अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन वैल्यूज के बारे में हमको पता नहीं होता है, उन वैल्यूज को इन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनका नाम वेरिएबल्स क्यों होता है? क्योंकि इनका नाम वेरिएबल्स इसलिए होता है क्योंकि ये एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन या इक्वेशन टू इक्वेशन इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। किसी इक्वेशन में देखोगे इनकी एक्स की वैल्यू 5 मिलेगी, किसी में 3 मिलेगी, किसी में 2 मिलेगी, मतलब कुछ भी मिल सकती है। तो ये हर क्वेश्चन में, हर इक्वेशन में इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स बोला जाता है। ठीक, तो यहां क्या लिखा हुआ है? Variables represent a known value of the expression and they are denoted by letters A, B, C, X, Y, G, etc. ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं समझ में आ गया? वेरिएबल्स होते हैं
अल्फाबेटिकल सिंबल्स जो एक्सप्रेशन में यूज होते हैं और अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी वैल्यू एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन, इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज होती रहती है, इसीलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? ठीक, अब यहां पर देखिए कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो न्यूमरल्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये जो डिजिट्स हमको दिखते हैं ना, ये जो नंबर्स दिखते हैं, इन्हीं को बोला जाता है कांस्टेंट। और इनको कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। कभी भी कहीं भी 2 लिखा है तो 2 की वैल्यू 2 ही होती है। कहीं भी अगर 5 लिखा है तो 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही होगी। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा चेंज हो जाती है ना हर क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, इसीलिए इनको कांस्टेंट बोला जाता है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, न्यूमरल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, they have fixed value in all expressions like 1 2 3 4 5 etc. so on। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं यहां पर 2x माइनस 3y प्लस 8, हाँ, अब इसमें आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए मुझे इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और कांस्टेंट कौन कौन से हैं, बताइए जरा, बताइए। वेरिएबल्स जो होंगे, वेरिएबल्स जो होंगे क्या है यहां पर देखिए, वेरिएबल्स x y, ठीक है, बट जो कांस्टेंट्स हैं, जो कांस्टेंट हैं वो न्यूमरल्स 3 2 3 8 2 3 एंड 8, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप इसको सेपरेट कर सकते हैं इन लोगों को। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उसके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं वो हमने समझ ली। ठीक, अब समझते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स किसको बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं 2x प्लस 4y माइनस 10, ये मैंने लिख दिया एक एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसमें देखिए, पहले इसको पढ़ लिया जाए, होता क्या है, द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक्सप्रेशन के वो पार्ट जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से सेपरेटेड होते हैं, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से सेपरेटेड होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। दे आर कॉल्ड टर्म्स। याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ दो साइन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो वैल्यूज सेपरेटेड होती हैं वही क्या करती हैं, टर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं काउंट करना है। ठीक, अब यहां पर देखिए, पहले हम देख लेंगे इस पूरी वैल्यू में, इस पूरी ये पूरे एक्सप्रेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कहां पर है। तो एक यहां पर है, एक यहां एक साइन ये दिख रहा है आप लोगों को, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना। तो यहां पर दो साइन हमको मिल गया, तो इसका मतलब इसमें टर्म्स कितने हैं, एक ये टर्म्स है 1 और एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो यहां पर कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। समझ में आया, सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है। और देखिए 2x प्लस 5 कितने टर्म्स हैं, कितने साइन हैं, प्लस माइनस से कितने साइन हैं, एक ही है सिर्फ, तो कितने टर्म्स हो गए, एक ये, तो यहां पर हो गए 2 टर्म्स, है ना। ठीक है, समझ में आ गया टर्म्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस की वो वैल्यू, जो वो पार्ट जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं उनको टर्म्स बोला जाता है। और इस तरीके से हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, चलिए अब फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, टर्म्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, टर्म्स के फैक्टर क्या होते हैं। टर्म्स हमने देख लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया, और उसके बाद टर्म्स हमने पढ़ लिया, टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हमने पढ़ लिया। अब टर्म्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनके फैक्टर्स होते हैं,
वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, वो होते क्या हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन अ टर्म्स आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, किसी भी टर्म्स का कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वही एक दूसरे के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब देखिए, वी कैन फाइंड देम थ्रू ट्री मेथड्स। तो ये जो फैक्टर्स हैं टर्म्स के, इनको हम ट्री मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं या फाइंड भी कर सकते हैं। चलिए एक ले लेते हैं हम पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं। 5xy माइनस 2x² प्लस 3zx। ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। ओके, अब इसमें क्या करना है, अब एक ट्री मेथड्स पहले मैं आप लोगों को सिखा देता हूं, ट्री मेथड्स होता क्या है। अब यहां पर क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये है एक्सप्रेशन। ठीक, एक्सप्रेशन है, और यहां पर पहले हम क्या करेंगे, इनके टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। टर्म्स कौन कौन से हैं, ये देखो 5xy एक टर्म है, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है -2x², और तीसरा टर्म है 3zx। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, ये निकाल दिया हमने, ये सेपरेट कर लिया हमने टर्म्स। ठीक है, अब टर्म्स के अंदर जो वैल्यूज हैं, टर्म्स के अंदर वैल्यूज जो हैं उनको भी अगर हम फर्दर सेपरेट कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या है 5, और यहाँ पर क्या है x, और क्या है y। ठीक, यहाँ पर क्या है, इस टर्म्स में देखिए -2 और है x, और है एक और x। ठीक है, x इंटू x, x² होता है। इसको भी अगर हम सेपरेट करें तो यहां हो जाएगा 3, ये है z, और ये है x। तो ये क्या है, ये सारे जो हमको मिले, ये सारे यही हैं फैक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। समझ में आ गया। और इस तरीके से हम फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। इस टर्म के फैक्टर्स है 5x एंड y, यहां पर है -2x एंड x, यहां पर है 3z एंड x। ये सारे क्या है, ये टर्म्स के फैक्टर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं क्या, ये है ट्री मेथड, फैक्टर फाइंड करने के ट्री मेथड। ठीक है, क्या है, ट्री मेथड। ये पता होना चाहिए, ट्री मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं, और टर्म्स के बाद उनके फैक्टर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो एक बार और डेफिनेशन पढ़ेंगे आप लोग, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन अ टर्म्स और कॉल्ड फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये क्या है, एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। ठीक, समझ में आ गया, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट बेसिकली थोड़ा सा ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अभी वो कंफ्यूजन भी मैं दूर कर दूंगा, क्यों कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो भी देख लेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं ये है क्या, कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर इन अ टर्म। ठीक है, किसी भी टर्म में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वही उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, अगर मैं 7 अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूं 7x प्लस 3y प्लस 9। ठीक, ये क्या है, ये एक एग्जांपल है। तो क्या बोला गया है यहां पर, कोएफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर इन अ टर्म, न्यूमेरिकल फैक्टर इन अ टर्म। अगर बोला जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है ना, तो अगर बोला जाए फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, इस एक्सप्रेशन में किसकी कोएफिशिएंट फाइंड करनी है, x की। तो x के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर हमसे पूछे y का कोएफिशिएंट, तो y का हो जाएगा 3। ठीक है,
तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, किसी भी टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही उस टर्म का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक, ये तो इन जनरल की मैं बात कर रहा हूं। और इसके बाद, इसके अलावा समटाइम्स एनी फैक्टर इन अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म। तो कभी कभी क्या होता है, किसी भी टर्म्स में जितने भी पार्ट होते हैं वो सबको कोफिशिएंट बोला जाता है। अगर मैं लिख दूं यहां पर 10xyz, ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है ना। अगर इसमें मैं बोलूं कि आप बताइए z का कोएफिशिएंट ऑफ z का बताना है, तो जिसका कोफिशिएंट बताना होगा उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा, जितने भी फैक्टर्स बचेंगे वही उनका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां पर 10xy ये हो जाएगा z का कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट बोला जाए तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। और अगर बोला जाए कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर इन अ टर्म, तो कभी कभी स्पेसिफाई कर देता है कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करिए। तो न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर होता है उस टर्म का, वही क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो दो चीजें हमने पढ़ ली, हमने क्या, एक तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ना, यहां लिख देता हूं, पहला हमने पढ़ लिया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल ठीक, और दूसरा हमने पढ़ लिया सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जब पूछा जाए तो किसी भी टर्म में जो कांस्टेंट है वही उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा। ठीक, अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो जिसका पूछा जाए उसको छोड़ के बचे हुए जितने भी फैक्टर्स हैं उस टर्म में वो उनके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। एक बार और इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर इन अ टर्म, समटाइम्स एनी फैक्टर इन अ टर्म is called the coefficient of the remaining part of the term। ठीक, तो वो किस किस केसेस में होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया आप लोगों का। आप लोगों को कोफिशिएंट क्या होता है आइडेंटिफाई कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि x का कोफिशिएंट बताइए और y का कोफिशिएंट बताइए, x² का कोफिशिएंट बताइए, तो हमको बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब किसी भी एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, वो टर्म्स जिनके जो वेरिएबल्स और उसके पावर्स सिमिलर होते हैं वो होते हैं लाइक टर्म्स। वो टर्म्स जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर्स सिमिलर होते हैं। कांस्टेंट सिमिलर होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को ही देखेंगे। अगर वेरिएबल्स सेम होते हैं तो वो जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। ठीक, यहां पर देखिए, द टर्म्स हैविंग द सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, द टर्म्स हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड देयर पावर्स। एल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उनकी वेरिएबल्स होती है और वेरिएबल्स के पावर्स। ठीक है, आर कॉल्ड द लाइक टर्म्स। The terms having the same algebraic factor or called the like terms। अब यहां पर देखिए, जैसे 2x², 5x², 7x²। अब यहां पर जो वेरिएबल है देखो तीनों में सेम है, तीनों में सेम दिख रहा है ना वेरिएबल यहां पर आप लोगों को, x², तो ये क्या है, ये है लाइक टर्म्स। क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक, और इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, और देखिए 2xy² और 3xy² और 9xy²। अब यहां पर देखिए, यहां पर जितने भी वेरिएबल्स हैं x, y²
एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। वेरिएबल सिमिलर हैं, वेरिएबल अगर सिमिलर हैं तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये लाइक टर्म्स होंगे। वेरिएबल सिमिलर हैं और उनके पावर सिमिलर हैं तो क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगी। समझ में आ गया लाइक टर्म्स क्या होते हैं? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया है ना? टर्म्स अगर किन्हीं भी टर्म्स के अगर वेरिएबल्स और उनके एक्सपोनेंट्स सिमिलर हैं, सेम है, तो वो टर्म्स क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। अब आ जाते हैं अनलाइक टर्म्स पे। सेम उसी के अपोजिट, द टर्म्स हैविंग द डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर या वेरिएबल्स एंड पावर्स आर कॉल्ड द अनलाइक टर्म्स। तो जिनके फैक्टर्स, जिनके वेरिएबल्स और उनके पावर्स डिफरेंट होते हैं जिन टर्म्स के, वो टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं। और यहाँ पर हम एग्जांपल्स से समझ सकते हैं, जैसे 2xy, या फिर मैं बात करूँ 2x², या फिर मैं बात करूँ 5zx। ये सब क्या है, इसमें किसी का भी जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है, सारे सेम होने चाहिए। एक सेम होने से कोई काम नहीं चलेगा, सारे सेम होंगे तभी हम कह सकते हैं वो लाइक टर्म्स हैं। अदरवाइज ये क्या है, सारे ये अनलाइक टर्म्स है। ये क्या है, ये अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, आई होप आप लोग आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि लाइक टर्म्स कौन से हैं, अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, क्या है, अब टर्म्स के बेस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैटेगराइज किया गया है ना, क्लासिफाई किया गया है टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो अगर जब एक टर्म होता है, किसी एक्सप्रेशन का सिर्फ एक टर्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, और किसी एक्सप्रेशन में जब दो टर्म्स होते हैं तो उनको बोलते हैं बाइनोमियल, जब तीन टर्म्स होते हैं तो उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और जब 4 टर्म्स होते हैं तो इनको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, और इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो इतना सारा नहीं हमको पढ़ना है, जो पढ़ना है वो मैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इनके टाइप्स हमको बताने हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन विद वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, 2x, ये क्या है, एक एग्जांपल हो गया, एक ही टर्म है। और दूसरा एग्जांपल क्या लिख देता हूं, 3-3xy, इनमें भी एक ही टर्म्स है, देखिए एक ही टर्म है ना, ये एक एग्जांपल हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया। तो एक्सप्रेशन विद वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल। एंड बाइनोमियल में देखिए, बाइनोमियल में क्या होगा, एक्सप्रेशन विद टू अनलाइक टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। ये जो अनलाइक लिखा है ना, अनलाइक, ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों लिखा हुआ है अभी मैं समझाता हूं। पहले एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, एक्सप्रेशन विद टू अनलाइक टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। यहां पर देखिए 2x + 5y, ठीक है, कितने टर्म्स हैं, 1 2, दो टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया, बाइनोमियल। लेकिन हम यहां पर जब दो टर्म्स हैं दोनों अनलाइक होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं एक एग्जांपल ऐसे लिख देता हूं 2x + 3x, है ना, तो ये लाइक टर्म्स हैं और लाइक टर्म्स को मैं ऐड कर सकता हूं, 2 + 3, तो ये हो जाएगा 5x। और यहां पर दिख रहा है ये बाइनोमियल, दो टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा एक टर्म, इसीलिए ये क्या है, मोनोमियल है। इसीलिए बोला जाता है कि अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, द एक्सप्रेशन विद टू अनलाइक टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल। लाइक टर्म्स होंगे तो वो सॉल्व होके श्रिंक कर जाएगा, एक टर्म बन जाएगा। ठीक है, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, और क्या एग्जांपल हो सकता है, और हो जाएगा 3xy + 5। ठीक, ये भी क्या है, कितने टर्म्स है, 2, तो ये क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन विथ 3 अनलाइक टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है,
तीन जी ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें तीन अनलाइक टर्म्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल बोला जाता है। अनलाइक होने चाहिए, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5, तीन टर्म्स हैं और तीनों अनलाइक हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही क्वाड्रिनोमियल हो जाएंगे, चार अनलाइक टर्म्स को अगर हम लिख देंगे तो क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये चलता ही रहेगा ऐसे, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग याद रखिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, और एक स्पेशल टाइप का है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किनको बोलते हैं, किन एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो पॉलिनोमियल, पहली बात तो ये समझ लीजिए, पॉली मतलब ढेर सारा मत समझिएगा आप लोग। पॉलिनोमियल ये सारे जो हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, सबको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, सबको, सब पॉलिनोमियल है। एक टर्म वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है, दो टर्म वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है, और तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है यहाँ पर कि इनके जो एक्सपोनेंट हैं, इनके जो पावर्स हैं वो हमेशा होल नंबर में होने चाहिए। ठीक, इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो हमेशा होल नंबर में होने चाहिए। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिख दिया 2x स्क्वायर, तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम पावर, वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 एक होल नंबर है ना, है ना होल नंबर, हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर कितनी है, लिखा नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा, और ये यहां पर भी 1 होगा, तो 1 क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी चेक कर लेंगे, यहां पर भी चेक कर लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वेरिएबल्स के पावर्स होल नंबर में होते हैं वही क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। कभी भी नेगेटिव में पावर नहीं हो सकती। एक मैं एग्जांपल्स बता भी देता हूं आपको, जैसे अगर मैं लिख दूं 5x माइनस एक्स रेज़ टू द पावर -2, ठीक, तो ये नेगेटिव पावर हो गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, पावर हमेशा होल नंबर में होती। ठीक, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, एक्सेट्रा। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशंस। क्या है, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। तो डिग्री क्या होती है, ठीक है, डिग्री क्या होती है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होती है, जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होती है वही पावर उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार पढ़ते हैं। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, है ना, एक्सपोनेंट और पावर एक ही होते हैं। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द, डिग्री ऑफ द, यहां पर एक्सपोनेंट नहीं होगा, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5xy। ठीक, तो इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लिख के आ गई और पूछेगा भाई इसमें डिग्री क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 1 मिला के ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका, है ना। तो 2 और यहाँ पर क्या है 4, तो डिग्री इसकी हो जाएगी क्या, इसकी डिग्री हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की 4। समझ में आ गया। और एक सिंपल से एग्जांपल, 5y रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर, डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी कितनी है 5, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीजें हैं, समझते चलना है बस। यही सारी चीजें क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और अगर मैं बोलूं 3x स्क्वायर y स्क्वायर एंड प्लस
4x रेज़ टू द पावर 3, इसमें डिग्री मुझे बताइए। ठीक है, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 3 है। इस टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर कितनी है, x की स्क्वायर है और y की स्क्वायर है, तो दोनों का प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो इसकी पावर्स हो गई 4 और इसकी हो गई 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी, ज़्यादा पावर वाली 4। ठीक, समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है। एक बार देखिए, एक दो एग्जांपल्स आप लोग करके देखिए। ठीक, जैसे मैं आप लोगों को देता हूं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9x रेज़ टू द पावर 4, इसमें डिग्री क्या है, डिग्री क्या है बताइए जरा मुझे, कमेंट करके बताइए डिग्री क्या है, क्या है डिग्री। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, कमेंट कर दीजिए। और मैं यहां पर बता देता हूं आप लोगों को, यहां पर क्या है 2 है पावर, इस टर्म में 2 और 2 4 हो जाएगी, और यहां पर कितनी है पावर 4, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, दोनों की 4 है तो 4 ही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, दोनों की पावर सिमिलर थी और वही उसकी डिग्री हो गई। तो डिग्री याद रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं हम, आइए समझते हैं। तो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वो ध्यान से सुनिए आप लोग। क्या लिखा हुआ है, ओनली like terms कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर्स। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का ही करेंगे, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि आप ऐड करो, आप ऐड करिए 5x प्लस 5x और 7x को ऐड करना है, तो क्या ये ऐड होंगे आपस में, होंगे। जब इनका वेरिएबल, सबसे पहले इनका वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल क्या है x है, यहाँ पर भी x है, तो वेरिएबल सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x। ठीक, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि आप ऐड करिए 3y प्लस 2x, क्या ये ऐड होंगे, ऐड होंगे क्या, नहीं ऐड होंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है ही नहीं। 3y यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, वेरिएबल्स को देखेंगे हम, तो ये अनलाइक टर्म्स है तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, ये कैसे पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। और इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन का भी देख सकते हैं, है ना। सब्ट्रैक्शन जैसे 5xy स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर, क्या हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आप लोग देखिए xy स्क्वायर वेरिएबल्स एकदम सेम है, तो ये हो सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ बचेगा 5xy स्क्वायर में से 3xy स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2xy स्क्वायर, है ना। तो लाइक टर्म्स है इसीलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक बार मैं वो करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस आते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, है ना, को ऐड करना है किसमें 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशंस हमारे सामने हैं, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, है ना, तो क्या करेंगे इनको 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7,
इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे। तो ये 2x² है, यहाँ पर 5 इसको यहाँ ले आएंगे प्लस 5x², ठीक है। और यहाँ पर क्या है फिर दूसरा, प्लस 3y प्लस 2y प्लस 9 प्लस 7, ठीक है। लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख दिया ये। अब इनको सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 5 7x² प्लस 3 2 5y एंड 9 प्लस 7 16, ये हो गया ऐड, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब एडिशन करना होता है तो सिंपली हम उसको ऐड कर देते हैं बस, ठीक है। लेकिन यहां पर जब सब्ट्रैक्शन करना होता है तब थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। और क्या चेंज होता है, आइए समझते हैं। इसी नंबर का मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। बस यहां पर क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, यहां पर बोल देता हूं मैं, यहां पर है फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ठीक है। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, उसको हम पहले लिखते हैं। तो फ्रॉम वाली एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे, 5x² प्लस 2y प्लस 7, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे माइनस का साइन, और उसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं। तो 2x² प्लस 3y प्लस 9, इस तरीके से, ठीक। अब यहां पर एक ध्यान रखने वाली जो बात है, तो अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, ये जो नेगेटिव साइन है इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो ये नेगेटिव साइन 3 टर्म्स है, तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा बस। आइए देखते हैं कैसे। 5x² प्लस 2y प्लस 7, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये प्लस का 2x² है तो माइनस 2x², ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस 3y, और ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस 9। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस आ जाता, ठीक। इतना ध्यान रखना है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, 5x² माइनस 2x² प्लस 2y माइनस 3y प्लस 7 माइनस 9, ठीक है। ये लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख दिया। अब क्या करना है, 5x² माइनस 2x², 3x², इसके बाद यहां पर क्या है, ये प्लस है ना, ठीक है। प्लस 2x² माइनस 3y, प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। 2 बड़ा या 3 है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, तो सिर्फ y बचेगा यहाँ पर। और ऐसे ही प्लस का 7 है, माइनस का 9 है, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन किसका आएगा, बड़ा वाला, तो 9 बड़ा है, इसका साइन आ जाएगा -2। ये हो गया हमारा आंसर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, क्या, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है जो रूल मैंने बताया। एडिशन तो बहुत सिंपल है, ऐड कर दो बस। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने होते हैं, इसीलिए जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उस वैल्यू को हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, और उसके आगे यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। तो प्लीज़ आप लोग इसको समझिए, और समझ के जितने भी एक्सरसाइज आपकी बुक में है करने की कोशिश करिए। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, जो इनकी एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए, आप लोगों को पता चल पाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पता चले।
तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।